हाँ जी मंजू जी, आप पूछ सकते हैं। सर, एक डिस्कशन में आपने बोला था कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज वेरी ट्रिकी टू ट्रीट। मेरे पास एक पेशेंट आ रहे थे, मतलब 1 महीना ही आए। उनको पहले एक डीवीटी का अटैक आ चुका था, हॉस्पिटल में थे। उसके बाद 1 महीना मैंने ट्रीटमेंट की और घर में लगाने के लिए उनको मैग्नेट्स दी थी। स्प्लिन, मतलब स्प्लिन का सिडेशन और लंग का टोनिफिकेशन सूट कर रहा था, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ थी। लेकिन वो बिजी हो गए, उन्होंने वो छोड़ दिया। अभी दूसरा अटैक उनको आया, पहले वाला लेग में था, अभी लेफ्ट हैंड में आ गया है और बीपी भी शूट हो गया है। तो फिर से वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो अभी हाउ टू गो अबाउट इट? थैंक यू सर। एक तो आप उनका इंसुलिन टेस्ट करा लीजिए, इंसुलिन फास्टिंग एंड पीपी, और बाकी ब्लड टेस्ट भी कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब चीज चेक कर लीजिए। साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन से ह्यूमिडिटी सीडेट करना शुरू करिए आप। उसके बाद फिर बाद में आप हार्ट मेरिडियन के ऊपर, हीट के ऊपर ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस सीडेट करिएगा। साथ में ट्राइजिन ऐड करिएगा ग्रेजुअली, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। बट वही थोड़ा सा होता है, रिस्क इसमें है कि अगर क्लॉट मूव कर जाता है और कहीं ब्रेन में या हार्ट में जाके ब्लॉक करता है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बस इसलिए ट्रिकी है और कोई बात नहीं है, बट अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर सुजोग को कंबाइन करते हैं विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। हाँ डायबिटिक है ना, इसलिए इसलिए मैंने इंसुलिन के लिए आपको कहा। अगर डायबिटिक है तो फिर इंसुलिन चेक कर सकते हैं फिर भी, ताकि आपके ट्रीटमेंट के बाद अगर आप चेक करेंगे तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कितना, इंसुलिन लेवल कम हो रहा है नहीं, ये भी देख सकते हैं आप। और अगर डायबिटिक है तो सी पेप्टाइड भी चेक कर लीजिए साथ में। सी पेप्टाइड का भी रेफरेंस रेंज मैं आपको बाद में दे दूंगा। वो सी पेप्टाइड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो डायबिटीज़ को भी ठीक करना जरूरी है। साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर रूट कॉज समझना होता है ना, कोई बीमारी क्यों हुई है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस आया है तो मे बी ये कॉम्प्लिकेशन हो विद डायबिटीज। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो हमें डायबिटीज को भी ट्रीट करना होगा। और उसका जो मेन कॉज होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, तो इंसुलिन अगर हाई है तो इंसुलिन को कम करना होगा। तो उसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी है अलॉन्ग विद सुजोग, वो कंट्रोल हो जाएगा। चलिए मनीषा जी आप पूछ सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक तो पूछना था, हर्पीज जूस्टर का थोड़ा हम सुजोग से कैसे, मतलब क्या चीज है और कैसे ट्रीटमेंट कर, जैसे मैंने ट्रीटमेंट कर रही थी उस लेडी को हर्पीज के पेन में कुछ फर्क नहीं है। 3 एरिया में उसको एक जगह पेन आता है, एक जगह दर्द आता है और एक जगह जलन रहता है। एज यू टोल्ड, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में सेडेट हेट्रो कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइनेस सेडेट कर रही हूँ, सार्कोडोसिस में थोड़ा फर्क आ रहा है, बट स्टिल शी इज टेकिंग स्टीरॉइड। बट उनको जो पहले इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती थी वो नहीं है, और ऑक्सीजन लेवल जो पहले 80 रन होता था अभी 90 टच कर रहा है। इसका मतलब सार्कोडोसिस में रिजल्ट आ रहा है, बट वो आपको इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट? हर्पीज में। हाँ हर्पीज में रिजल्ट नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद वो ये ले रही हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेरॉइड, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने की वजह से रिस्पांस कम हो सकता है। हाँ, लेकिन हमें अपने ट्रीटमेंट में कुछ ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में ब्रांच ट्रीटमेंट ऐड करना। मैंने किया सर, सेडेट ड्राइनेस 25 हीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ड्राइनेस सेडेट की, बट हर्पीज के पेन जो उनके पर्टिकुलर कहाँ पर है, जैसे जैसे एक हाथ में है, एक चेस्ट के पास में है और एक पीछे।
वो सोल्जर बोन के पीछे, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से पहले, सब राइट साइड है। वन साइड राइट ऑफ द साइड, बॉडी, राइट साइड। वन साइड, हाँ राइट साइड। हाँ, ये मे बी आपको ना डायफ्राम मेरिडियन के पास में है। या डायफ्राम मेरिडियन के ऊपर ऊपर है, राइट राइट। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज ये सिर्फ मेरिडियन से नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड को यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो क्या हर्पीस का क्या है ना, अगर हर्पीस का मैनिफेस्टेशन हैंड की तरफ आए तो आपका मेरिडियन से रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर ट्रंक में आ रहा है तो आपको, और नियर बाय डायफ्राम आ रहा है तो आपको डायमंड साइड बॉर्डर मेरिडियन, राइट साइड बॉर्डर मेरिडियन में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट आएगा। डायमंड में राइट साइड बॉर्डर मेरिडियन? हाँ, डायफ्राम राइट साइड, डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन में, तो आप डायमंड देख के उसमें करेंगे तो उसमें रिजल्ट। डायफ्राम राइट साइड, डायफ्राम राइट साइड बॉर्डर मेरिडियन। हाँ, डायफ्राम राइट साइड बॉर्डर मेरिडियन जो डायफ्राम लेवल पे है। सर ये जो स्पाइनल कॉर्ड में हम सेडेशन कर रहे हैं, सबसे कुछ फर्क नहीं होता? नहीं, इसीलिए नहीं आया सेडेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइनेस सेडेट कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा लेट होगा, क्योंकि जहां भी हमने ट्रंक का देखा है, अगर ट्रंक पे मैनिफेस्टेशन होता है हर चीज का, तो उसका रिजल्ट, और इवन अगर आपका डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन के आसपास है तो उसमें डायमंड ही यूज करने से फास्ट रिजल्ट आता है, नहीं तो स्लो रिजल्ट होता इसमें होमोसेडेशन करना है? है। हेट्रोसिलेट करिए, अचानक से हुआ है, या फिर होमो में जाके हेट्रोसिलेट करिए, बेटर रहेगा। मतलब होमो रेंट करके हेट्रोसेडेट। ये इनको 3 साल हो गए, फर्स्ट लॉकडाउन आया था तब उनको स्टार्ट हुआ था, तब से उससे पेन एक है, दो महीना पहले, उससे 1-2 महीना पहले। तब से पेन है। तब तो बहुत सीवियर ब्लिस्टर्स आ गए थे, दर्द भी बहुत था। उसके बाद दवाई वगैरह लिए, वो जो भी स्टीरॉयड लिए, दवाई लिए तो बेटर है। बट अभी भी उनको जैसे रात में ईचिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर दर्द होता है। और मेरे ट्रीटमेंट के बाद अगर दर्द कम है तो ईचिंग कम है तो जलन, बोलते हैं कि हीट निकल रही है, ऐसा फील हो रहा है बैक साइड से। तो इसमें जैसे उनका ब्रांच में हॉटनेस भी ज्यादा है, ड्राइनेस भी ज्यादा है। अब हमें देखना है ह्यूमिडिटी या कोल्डनेस में सीवियर पेन है, कोल्डनेस इतने जगह से है तो कोल्डनेस भी होगा। ईचिंग होती है क्या? ईचिंग होती है, ईचिंग सीवियर है? इनको होती है कि वो बोल रहे कि खुजली कभी भी रात में आधी रात को उठ जाती है। स्लाइट ईचिंग है, सीवियर ईचिंग? स्लाइट ही बोल रही थी, बहुत सीवियर वाली तो नहीं है, बट नींद खुल जाती है उससे। ये आपको चेक करना होगा, मे बी क्रॉसिंग कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रांच में अगर बर्निंग सेंसेशन आता है तो। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट के बाद, जैसे मैं सेडेट ड्राइनेस 25 हीट कर रही थी स्पाइनल कॉर्ड में, मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कर रही थी, तो वो बोल रहे थे कि अभी मुझे ईचिंग नहीं है लेकिन हीट फील हो रही है पीछे। हीट अलग है, हीट में भी ट्रीटमेंट की वजह से हो। एक्चुअली क्या, हर्पिस में समझना पड़ता है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी सीवियर पेन होता है, तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस में थोड़ा हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, सो अगर इसीलिए मैंने आपको सेफ साइड में ड्राइनेस एंड हीट के लिए बोला था। ओके, तो आप इसमें डायमंड ऐड कर दीजिए, बाकी ट्रीटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं करेंगे, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। तो अभी मैंने सर 8-10 दिन सिटिंग में सेडेट, मतलब जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमिडिटी एक्सेसिव, यूनिट में ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राइनेस सिलेक्ट कर रहे हैं आप, साथ में इसको मैंने किया था, हाँ ड्राइनेस सेडेशन किया था, सेडेट ड्राइनेस 25 हीट, सेडेट ह्यूमिडिटी, ये वाला। और एक अब 10 दिन के बाद अब ये चेंज किया है, सेडेट कोल्डनेस 25 हॉटनेस एंड सेडेट ह्यूमिडिटी। ठीक है, साथ क्योंकि में मुझे जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था ना, कोल्डनेस सेडेशन से स्टार्ट किया था, तो 3 दिन उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ था, बोल रहे थे कि मुझे अभी रात में ईचिंग नहीं हुई। फिर मैंने सार्कोडोसिस के चक्कर में फिर ड्राइनेस पे काम किया, यूनिट के ठीक है, अभी ड्राइनेस। उनको जो मेन कंप्लेन है उसको ठीक करेंगे, तो फिर बाद में साइकोडोसिस को देख लेंगे। तो अभी क्या करना है? अभी ये ड्राइनेस यूनिट में ड्राइनेस है कि कोल्डनेस है? सेडेट कोल्डनेस 25 हॉटनेस, हाँ, ये सेडेट ट्रीटमेंट, हाँ ये करिए साथ में। यूनिट में, ये ठीक है। हाँ ठीक। और साथ में डायमंड राइट साइड डायमंड बॉर्डर मेरिडियन ऐड करना। और दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा, एक केस कल परसों 2 दिन पहले ही, जैसे मैंने बोला था न्यूरो सर्कोसाइटोसिस, एनसीसी,
उसके हेडेक में थोड़ा रिलीज हुआ। उसका एक्चुअली वो सर्वाइकल C0 C1 की वजह से उसको वॉमिटिंग सेंस, हेवीनेस, हेडेक बहुत था। तो साथ में मैंने आपसे बोला था कि लेफ्ट टेम्पोरल में जाके होमोरेंट करके हेट्रोसेडेट किया और सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट किया, तो हेडेक में काफी रिलीफ हो गई। कल बहुत खुशी खुशी आई थी। बट मुझे इसको कंप्लीट ये न्यूरो जो भी टेपवर्म का लार्वा का जो सिस्ट बना हुआ है उधर, उसको कंप्लीटली रिमूव के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये जो मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, सेडेट हो मतलब होमोरेंट करके हेट्रोसेडेट करना है, ये सही है? हाँ ठीक है, ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। और मैं तो अभी सर उसके हेडेक की वजह से इंडिविजुअल में ट्रीटमेंट दे रही थी। मतलब जो मुझे लगा हेड से जहां जहां जो जैसे यूबी जाती है, जीबी जाती है, तो उसका था जीबी कम, मतलब लेस था और यूबी एक्सेस था। तो सडे ड्राइनेस 25 कोल्डनेस किया, सी गॉट रिजल्ट। तो इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन तो सही बना है, बट यूनिट पे काम करना चाहिए या फिर यही ठीक है? नहीं, इससे रिजल्ट आ रहा है, इसको कंटिन्यू करिए, साथ में ट्रायोजिन जो आप ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करके तो ये जो लार्वा का जो सिस्ट है वो खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम ऑपरेशन ऑर्डर, लिम्फेटिक हाँ, सिस्टम हाँ, एंड एड्रिनल को ऑपरेशन ऑर्डर डाला और लीवर ऑपरेशन ऑर्डर डाला। जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना, आपके बॉडी का इन्फेक्शन चला जाएगा। मैंने बार बार बोला है ना कि सीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, सॉइल इज इम्पोर्टेंट। तो हमें बॉडी का ची को, बॉडी का एनर्जी को इम्प्रूव करना है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन चले। और तीसरा क्वेश्चन है सर, एक उन्हीं के कोई रिलेटिव को ये कोविड के बाद वो हो गया ब्लैक फंगाई इन द लंग्स। तो बहुत छोटा एज है, 41 ईयर्स है। दे आर सेइंग दैट कि वो लोग 50,000 का मेडिसिन हर रोज ले रहे हैं, हर महीने हर महीने हर महीने। एंड देन अभी भी डॉक्टर्स कोई गारंटी नहीं दे रहे कि कैसे क्या लाइफ सरवाइव होगा। वो अभी थोड़ा सा अपना रूटीन लाइफ कर रहे हैं ताकि उनका डिप्रेशन वाली स्टेज में ना आए। तो ही सेड कि व्हाट कैन यू डू? उनको स्टेरॉइड दिया गया था। या मतलब कोविड के बाद उनको ये हुआ ब्लैक फंगाई। इस बात को साल भर हो गए, ही इज विद दैट, इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पढ़ रहा है। 1 ईयर से। हाँ 1 ईयर हो गए कोविड को होके। 1 ईयर बट से। अभी जो ब्लैक फंगाई का इन्फेक्शन है वो बोल रहे सिर्फ लंग में ही है। उनको कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रहा कभी खून की उल्टी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। है? देखिए, ये इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है। हाँ, इसमें हमें एडवांस इम्यून सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट वो नॉलेज अभी नहीं है, तो आप शुरू कर नहीं, सकते हैं। मैंने इसीलिए लीव इट किया कि मैं एक बार मेरे सर से डिस्कस करके बोलती हूँ। नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करिए, तो फिर कैसा रहता है फिर देखते जैसे ब्लैक फंगाई है, व्हाट इज दैट? कोल्डनेस है या ह्यूमिडिटी है? हैं। फंगस तो ह्यूमिडिटी है। फंगस के अंदर भी कैटेगरीज है बहुत सारा। बट एक्चुअली अगेन हम बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारी बॉडी की ची इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्टेरॉइड दिया, तो स्टेरॉइड देने से क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है। हम सभी लोगों के ब्लड को अगर आप टेस्ट करेंगे, कल्चर करेंगे, तो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन मिलेंगे जो डेडली है, लेकिन वो डॉर्मेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो जब आप अपना हम लोग सिस्टी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में ट्रायोजन करते हैं, तो हमारी जब एनर्जी इम्प्रूव करती है, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, तो फिर वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है वो सब चले जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है। ये जो जर्म थ्योरी है, जर्म थ्योरी सिर्फ डराने के लिए है, और इवन डॉक्टर्स भी डरते हैं, पूरी दुनिया डरती है। बट जर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसलिए ओके। आप लोग मत डरिए जर्म से, ठीक है? अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है, हमें अपने को ठीक रखना है, और पेशेंट को भी यही समझाना है। जब तक आप लोग कन्विंस नहीं होंगे, हम लोग थेरेपिस्ट कन्विंस नहीं होंगे कि जर्म थ्योरी क्या है और हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हम भी डर जाते हैं इन सब फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से। बट एक्चुअली में बॉडी का इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब थ्योरी जरूरी नहीं है, ये सब नॉलेज जरूरी नहीं है, हमें ब्लड टेस्ट करते रहना है, प्रोग्रेस देखना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ब्लड में पिक्चर आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रीटमेंट, हमारे ट्रीटमेंट से उनके बॉडी में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है।
ओके। तो रिस्पॉन्स सर मुझे पहले जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो यूनिट से कम करना है? जनरली ऐसे केसेस में इतने यूनिट से ही शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोल्डनेस मोस्ट रहेगा उसमें मोस्ट और ह्यूमिडिटी भी रहेगी। प्रोबेबली, बट आप इसको हिस्ट्री लीजिए, ऐसे डिजीज वाइज नहीं देख सकते। नहीं, और दूसरा सर वो पूछ रही थी कि ट्राई ओरिजिन में क्या ऐड कर सकते हैं लंग्स में जाके सेडेट होमो? उनका रिपोर्ट देखिए, अगर फंगस इन्फेक्शन किसी एक पर्टिकुलर लोब में है तो आप उस लोब में जाके भी काम कर सकते हैं। है, लोअर लोब में है, लोअर लोब ऑफ द लंग्स, हाँ बोथ द लोअर लोब ऑफ द लंग्स। हाँ, तो उसमें आप जाके काम कर सकते हैं। वो बट तो स्टार्ट 6 के लिए पहले क्या है ना, पहले आप बॉडी की एनर्जी को इम्प्रूव करिए विद कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिस्पॉन्स देखिए, देन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, कुछ क्वेश्चंस चैट में हैं, क्वेश्चन है आपके? ठीक है, मेरे 4 क्वेश्चंस थे। हो गए? हाँ सर। चलिए, ओके। तो कुछ चैट में है जो उसको मैं ले लेता हूँ, फिर वो नीचे रह जाएंगे। दीपक वस्ती जी पूछ रहे हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में दीपक जी, जैसे वेरिकोज वेन होता है ना, वेन्स में फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है, वैसे ही वेरिकोज वेन जनरली सुपरफिशियल वेन्स में होता है। डीप वेन्स मतलब जो हमारे वेन्स जो डीप में होते हैं, जनरली पैरों में होता है, हाथ में रेयर होता है, वहां पे क्लॉटिंग होने लगती है समझिए ब्लड के, और उसका चेंज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है काफी। तो वो वेन्स में ह्यूमिडिटी से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ड्राइनेस एंड कोल्डनेस भी आ सकता है, तो एक्चुअली वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, और क्लॉटिंग होने के कारण अगर वहाँ से एक पार्टिकल्स अगर निकल जाता है और कहीं जाके ब्लॉक करता है तो कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। उसमें ज़्यादा जनरली लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करने से वो क्लॉट ब्रेक हो सकते हैं। त्रिशूल जी का क्वेश्चन है, लोअर कोर इन लूनर चक्रा, इन डायमंड चक्रा, सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन, इट इज व्हेन टू यूज दिस। त्रिशूल जी, लोअर कोर लूनर में हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब अगर नेवल के नीचे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन टू अल्सरेटिव कोलाइटिस कर सकते हैं। डायमंड जनरली हम लोग लूनर डायमंड हम लोग बहुत क्रॉनिक इनक्योरेबल डिजीज में यूज करते हैं, और अगर ऐसा लगता है आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इवन बैक पेन सब कुछ इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे सिर्फ लूनर हेल्प नहीं करेगा या सोलर हेल्प नहीं करेगा, वहाँ हम डायमंड यूज कर सकते हैं लोअर पोल में। एंड सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन हम लोग यूज करते हैं से अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, पूरा सेंट्रल बॉर्डर में एक साथ पेन है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम सेंट्रल बॉर्डर यूज कर सकते हैं। कंप्लीट सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन हम यूज कर सकते हैं किसी को लो बैक पेन है, लोअर डाइजेस्टिव इश्यूज है, नेक पेन है, रेस्पिरेटरी है, तो ये पूरे सेंट्रल बॉर्डर में उनका सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसके बेसिस में हम सारे ये सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन को यूज कर सकते हैं। तो डायमंड के लिए जब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरा पिक्चर देखते हैं कि कहाँ पे सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बॉर्डर मेरिडियन यूज करते हैं, सेंट्रल हो, डायफ्राम हो, साइड बॉर्डर हो, कुछ भी। एक्सक्रीटरी सिस्टम को ट्राइजन में 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, स्टूल को एंड यूरिनेशन को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी डिवाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मंजिल जी, आपका फिर से क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। सॉरी सर, डीवीटी का जो पेशेंट है, हाँ जी, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो वो जो बार मैग्नेट से तो वो एकदम ब्रीदिंग इजी हो जाता है, और मतलब वेट, ओवरवेट भी है। अभी आपने बताया कि एक्सरसाइज इतना ज्यादा नहीं कर सकते वो, तो फिर क्या कर सकते हैं उनके लिए? और दूसरा, डायबिटीज है तो उसकी ट्रीटमेंट लगा सकते हैं, मतलब नीडल्स, क्योंकि अभी उनको बहुत हाई डोसेस ऑफ ब्लड थिनर है। हाँ, वो नीडल लगा सकते हैं, नीडल हम लोग तो टेप लगा के ऊपर से लगाएंगे तो कोई ऐसा ब्लीडिंग नहीं है। और वेट लॉस के लिए ना एक्चुअली इंसुलिन रेसिस्टेंस जब तक कम नहीं होगा ना,
उनका वेट कम नहीं होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा एक्सरसाइज अभी पे नहीं ध्यान देना, अभी आपको उनको डाइट पे ध्यान देना है, और कॉम्प्लिकेशन जब कम हो जाएंगे फिर हम उनको एक्सरसाइज रेकमेंड कर सकते हैं। ओके। और जब इनको ये अटैक आया उसके एक दिन पहले उन्होंने INR किया था, वो नॉर्मल था, मतलब वो टेस्ट एकदम नॉर्मल थी, और फिर भी ये अटैक आ गया। हाँ, ये एक्चुअली उनका डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस है। होता क्या है, जब लॉन्ग टर्म डायबिटीज होती है ना, तो ब्लड वेसल्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले माइक्रो लेवल पे ओके। होता है, फिर मैक्रो लेवल पे होने लगता है, जो मतलब बड़ी आर्टरीज में होता है, फिर छोटी आर्टरीज में, जनरली रेटिना में, किडनी में, जहाँ न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी ये सब शुरू होने लगते हैं। बट मेजर वेसल्स में होने लगा है, यानी कि उनका अनकंट्रोल डायबिटीज रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। सेडेंट्री वर्क है सर। एक्सीडेंटरी है, तो लाइफ स्टाइल सही नहीं है, उसके कारण से ये कॉम्प्लिकेशन ग्रो किए हैं। तो ये एक्चुअल में नॉर्मल डीबीटी नहीं है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी टू डायबिटीज मेलाइटस। मतलब हमें डीबीटी को कंट्रोल करना है, बट हमें डायबिटीज को भी क्योर करना है। डायबिटीज जब तक क्योर नहीं होगा तब तक इनका डीबीटी के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सॉल्व होंगे, बार बार कहीं ना कहीं होता रहेगा। ओके। अब ये और टाइप दूसरा एक क्वेश्चन है, ये मैंने टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। हाँ, ये टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, पूछिए दूसरा। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन था, एक पेशेंट है 69 ईयर ओल्ड, उनको एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद कंकशन हुआ और टोसिस हुआ था। मैंने आपसे पूछा था, तो वो ट्रीटमेंट तो मैं कर रही हूँ अभी, आँख खुल भी रही है, और अपना प्यूपिल जो है वो GB1 से UB1 तक आधे इसमें आ रहा है, लेकिन वो पूरा UB1 तक नहीं अभी आ रहा है। आपने बोला था वैसे आँख के मसल्स पे जाके मैं ड्राइनेस सीडेट कर रही हूँ, और विंड टोन और हीट टोन कर रही हूँ। तो अभी उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादा ब्राइट लाइट होती है तो वो आँख खुल नहीं सकती, मतलब खोलने में तकलीफ होती है, वो ब्राइटनेस वो सहन नहीं कर पाती। तो उसके लिए क्या ऐड करना है? ब्राइटनेस बर्दाश्त नहीं हो रही है उनको आईज पे। हाँ, ब्राइट लाइट होती है ना तो वो आँख बंद कर लेती है। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने एक चश्मा दिया है उनको, वो जो राइट आँख जिसमें टोसिस था वहाँ वैक्स लगा हुआ है, तब वो खोल पाती है, पूरा आँख खोल पाती है। ये कब से हो रही है प्रॉब्लम ब्राइटनेस? नहीं, अभी वो एक्सीडेंट हुआ 3 नवंबर को, और मैं ट्रीट कर रही हूँ 1 दिसंबर से। तो अभी जब खुलने लगी आँख उसके बाद की ये तकलीफ है, अभी एक 15 दिन पहले की। नहीं, तो उसमें क्या है ना, आईज अभी प्यूपिल जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, हाँ, तो वो लाइट से क्या कि हमारा आईज जो है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट, ऑटोमेटिकली हाँ, वो बहुत नहीं हो रहा फास्ट, है। वो नहीं हो रहा है। सो हो सकता है आप पूरे आईज के मसल्स में काम कर रहे हैं ना। हाँ, सो आप आईज के ट्रायोजिन से जो रिफ्रैक्टरी सिस्टम है ना आईज का, उसमें जाके एक बार ऑपरेशन ऑर्डर ऐड करिए। रिफ्रैक्टरी सिस्टम में ना, हाँ, रिफ्रैक्टरी इसमें। हाँ, हाँ, उसमें जाके आप ऑपरेशन ऑर्डर ऐड करेंगे तो उसमें इनको ये जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ओके। और वो प्यूपिल का जो मूवमेंट है, मतलब वो मेरी आवाज जीबी नहीं आ से रही है? कोई कमेंट में लिख रहे हैं आवाज नहीं है? नहीं आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? वो प्यूपिल का जो मूवमेंट है हाँ। जीबी से यूबी की तरफ, वो आधे इसमें आ रहा है आँख तक, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ मसल पे काम करने से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ओके, ये करके देखती हूँ सर। हाँ, फिर बताइएगा। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू।
मीनाक्षी जी आप पूछ सकते हैं। स्माइल इवनिंग सर। हाँ जी। सर एक पेशेंट है, उसको एसिडिटी जैसे रिफ्लक्स होता है तो माउथ तक आता है और उसको खांसी आती है, तो इसोफेगस के स्पिंचर मसल में वर्क करेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, ये जनरल जीआरडी का है इशू है, तो स्पिंचर मसल में काम करने से हो जाता है। तो सर इसमें हमको हीट और हॉटनेस को टोन करना है सर इसमें? हाँ हाँ हाँ, मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए हीट एंड हॉटनेस को टोन करना। सर यही कंफ्यूजन था मुझे कि हीट और हॉटनेस को टोन करना हाँ है नहीं या नहीं, फिर। वो क्या है ना, वो कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो एसिडिटी है उसको हम लोग समझते हैं हीट है, राइट। हाँ सर। वो एसिड ऊपर आ रहा है, तो हम एसिड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ना, हम वहाँ मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो मसल्स को जब स्ट्रेंथ देंगे तो वो एसिड ऊपर नहीं आएगा। और एसिड का फॉर्मेशन रोकने के लिए सर फिर हीट चक्रा पे? हाँ, बेटर होगा आप लूनर से इंटरनल हीट चक्र में जाके ऑपरेशन ऑर्डर करें, हीट को कम ना करें फर्स्ट, क्योंकि एक्चुअली ये हमें डायग्नोज करना होता है कि हाइपर हाइड्रोक्लोराइडिया है या हाइपो HCl का सिक्रीशन है। तो ये डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केसेस में एक्चुअली हाइपो होता है सिक्रीशन, ठीक है, वो एसिड ऊपर आने लगता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, राइट। तो हाँ सर। जब हमारा स्पिंक्चर मसल ठीक हो जाएगा उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हाइपर है या हाइपो है। तो आप हीट के चक्र को आप ऑपरेशन ऑर्डर में रखिए और स्पिंक्चर मसल के ऊपर काम करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि अगर आपका HCl का सिक्रीशन कम होता है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू HCl का सिक्रीशन ज्यादा होने से, ठीक है। ये जी हमारे सर। डिफेंस मैकेनिज्म को हैम्पर कर सकता है, इम्यून सिस्टम को हैम्पर कर सकता है। इसलिए पहले मैं भी इसको हेट्रोसिलेट करता था बहुत जगह, लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज ये कह रहा है कि उसको ऑपरेशन ऑर्डर में रखिए या फिर हेट्रोटोनी करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो एंटी एसिड लेते रहते हैं, मैंने उनको बंद करके टोन कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। मैंने हेट्रोटोन ही करता हूँ आजकल, लेकिन वो डायग्नोसिस करनी होती है ब्लड टेस्ट से। जब पूरा ब्लड टेस्ट का नॉलेज आपको आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि लो HCl सिक्रीशन का प्रॉब्लम है या हाइपर HCl सिक्रीशन का प्रॉब्लम। सर सर एक और केस था सर, उसको पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो जे मेरिडियन पे सर हॉटनेस सेडेट करने से हो जाएगा कि और भी कुछ वर्क करना होगा? हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी सेट करते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। जी सर। बट अगेन इसमें उनका ये तो हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, बट हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना है क्यों हो रहा है, ठीक है। जी तो सर। सो उनकी सोनोग्राफी होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होना चाहिए। सर सब नॉर्मल आ रहा है सर। इंसुलिन टेस्ट हुआ है? इंसुलिन भी, हाँ सर, इंसुलिन नहीं करवाया सर। हाँ, आप लोग हर पेशेंट का इंसुलिन जरूर चेक कराइए। कभी मैं जब डायबिटीज के बारे में क्लास लूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है और मेजर कॉज है आजकल प्रॉब्लम में। तो जी इंसुलिन सर। पे आप लोग फास्टिंग एंड PP चेक करा लिया। ठीक है सर। शिवानी जी आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। स्माइलिंग सर। हाँ जी स्माइलिंग। सर एक पेशेंट है, उसको मतलब एसिडिटी रिफ्लक्स वाला सेम जैसे अभी डिस्कस किया, रिफ्लक्स होता है। जैसे कहीं थोड़ा सा वॉक नहीं मतलब जॉगिंग किया, भले ही वो खाने के 4-5 घंटे बाद भी करें तो ऐसे लगता है खाना ऊपर आ रहा है। और वो नहीं होगा तो ये ड्यूडेनम इसोफेगस के नीचे पेन होगा या उससे भी नीचे अब पेन होना स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ रहता है। अगर ये भी नहीं होगा तो सिर में हैवीनेस आ जाती है। तो और ये काफी टाइम से चल रहा है, मतलब क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में रेंट किया इसोफेगस को और वहां जाके हीट टोन किया तो उससे उनको रिलीफ आ गया था 2017 में। तब उनको क्या था कि इसोफेगस में कुछ आया था, क्या बोलते हैं उसको, कुछ वाउंड टाइप आया था, वाउंड नहीं सॉरी सर, इरोजन आया था। तो उससे रिलीफ हो गया था, बट फिर दोबारा से कुछ महीनों बाद फिर स्टार्ट हो गया। तब फिर मैंने जैसे उनको मणिपुरा चक्रा में विंड टॉन करके ह्यूमिडिटी सेडेट किया, क्योंकि मैं मतलब माइंड में ये रखा कि शायद फूड आइटम से ह्यूमिडिटी या मिल्क से ऐसा एलर्जी हो रही है, उससे रिलीफ आया। बट फिर दोबारा फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कभी मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा, पेन रहेगा, एसिड रिफ्लक्स रहेगा, या खुद उसको खाना ही फील होगा कि खाना मैं जब कुछ कर रहा हूँ एक्सरसाइज तो खाना ही ऊपर आ रहा है, या सिर में हैवीनेस रहेगी। देखिए अगर खाना ऊपर आ रहा है तो वही स्पिंक्चर मसल्स पे हमें जाके काम करना होगा, तो वो खाना ऊपर आना बंद हो जाएगा।
लेकिन जो हेवीनेस रह रही है और लोअर एब्डोमेन में पेन है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अल्सर हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो उसको आपको ठीक करना होगा। अगर खाना खाने के बाद दर्द आता है, तो स्टमक में अल्सर है, और अगर खाली पेट पेन आ रहा है, तो वो डियोडेनम में अल्सर है, ठीक है? खाने के बाद है तो स्टमक में, और खाली पेट है तो डियोडेनम पेन है में। सर। लेकिन ये सब अल्ट्रासाउंड में आ जाना चाहिए ना? नहीं, ये अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, ये आपको एंडोस्कोपी में आएगा। ओके। हाँ, गट का जो प्रॉब्लम है, वो आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा। उसके लिए आपको एंडोस्कोपी करना होगा, जो डियोडेनम तक का रिपोर्ट देगा, और डियोडेनम के नीचे के लिए फिर हमें कोलोनोस्कोपी करना पड़ता है। साथ में हमें ब्लड टेस्ट वगैरह चेक करना होगा। ओके सर। अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। तो ठीक है सर, मतलब एंडोस्कोपी उनको मैं बोलूं करवाने के हाँ, अगर लिए? बहुत इतना प्रॉब्लम है तो एक बार एंडोस्कोपी हो जाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली वो जो एलोपैथी में कहीं जगह दिखा चुके हैं, तो सब लोग बोलते हैं ठीक है ओके, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, एंटासिड देते हैं और छुट्टी। नहीं नहीं, वो तो वही दिक्कत है उनके साथ। और एक चीज है, गट के इश्यूज में हम लोग को डायग्नोसिस करनी जरूरी होती है कि रूट कॉज क्या है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर अल्सर है। अगर उनका इरोशन था इसोफेगस में, दैट मीन्स कि डेफिनेटली एंडोस्कोपी हुआ होगा, तभी उनको पता चला होगा। हाँ 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 तो हाँ फिर हाँ। एक बार फर्दर एंडोस्कोपी कराइए, या वो रिपोर्ट भी आप भेज सकते हैं, गुलाटी जी को भेज दीजिए, तो देख के फिर बताएंगे, हम लोग गाइड कर पाएंगे। फिर उसके बाद उनका लगभग अभी 1 ईयर बिफोर भी एंडोस्कोपी कराया था, जो कि क्लियर आया था, ओके आया था एकदम। वो अच्छा 2017 का था जिसमें इरोजन आया था। अच्छा। क्या दोबारा से एंडोस्कोपी के लिए बोला जाए? नहीं 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 नहीं, फिर अगर 1 साल पहले हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट देखना पड़ेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट देखना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट भी हुआ है सर। हाँ, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या, हम लोग जो रिपोर्ट देखते हैं ना, हम लोग जो रेफरेंस रेंज रहता है उसको नहीं देखते हैं। हम हाँ लोग जी। हम लोग फंक्शनल रेफरेंस रेंज देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें एसजीपीटी आपका रेफरेंस रेंज में 40 तक नॉर्मल या 60 तक नॉर्मल होता है, हम लोगों का 20-25 तक नॉर्मल होता है। तो इनका 19 है सर 19 है। हाँ, तो एसजीपीटी। हाँ, सिर्फ एसजीपीटी नहीं, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेट से लेके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, सब कुछ देखना होगा लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। ओके सर। हाँ, तो वो देखना होगा। और कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपको, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं मानस मेडियन में ऑपरेशन ऑर्डर करके देखिए आप, तो पूरे गट के इश्यूज को सॉल्व कर देगा। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें फिर डायग्नोस करना पड़ेगा। गट का इशू डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, ओके सर। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट संडे मैं क्लास लूँ ऑन सिबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी सॉल्व करना जरूरी है। ये मोस्टली बहुत कम लोगों को पता है सिबो के बारे में, उससे भी हो सकता है। ओके सर। क्योंकि इनका इशू काफी काफी क्रॉनिक है। क्रोनिक हो चुका है। chronic। तो फिर हमें डायग्नोसिस करनी होगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से नहीं चलेगा। हो सकता है सिबो हो तो फिर उसका पूरा मैनेजमेंट एकदम चेंज हो जाता है। सर मैं गुलाटी जी को रिपोर्ट्स भेज दूंगी एक बार हाँ, ना। भेज दीजिएगा, उस पर हम लोग देख के फिर हम लोग एडवाइस करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। राहुल जी को अनम्यूट कर दें सर। हाँ, राहुल जी हैंड रेज नहीं कर पा रहे। हाँ, राहुल जी आप पूछ सकते हैं। सर जी, एक्टोपिक किडनी में पेशेंट को प्रॉब्लम है, एक्टोपिक किडनी। हाँ, तो उनको हाइड्रोसिल का भी प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड में। तो उनको किडनी मेरिडियन में ही कोल्डनेस एंड ड्राइनेस सिलेक्ट करना चाहिए कि ड्राई ओरिजिन से लोअर कोर लेना चाहिए। हाँ, देखिए हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम में किडनी से ज्यादा एक्चुअली लीवर मेरिडियन का रिजल्ट आता है ज्यादा। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो YouTube पे वीडियो डाला था अबाउट लीवर मेरिडियन का इंटरनल फ्लो, है ना, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास से होके जाता है उसका इंटरनल फ्लो। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को लीवर मेरिडियन भी यूज करना होता है, ठीक है। और किडनी मेरिडियन भी है, किडनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो किडनी और लीवर दोनों को, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों मेरिडियन को एक साथ रखिए और साथ में लोअर कोर को रखिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे ऐड करिएगा एक ट्रीटमेंट, और फिर राइज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके टेस्टिस में जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
ये 2-3 अप्रोच, पर स्टार्ट करिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लीवर और किडनी मेडियन दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करके। और सर जो कफ का प्रॉब्लम था ना, आपको मैंने बोला था, हाँ जी, तो उसमें 3 सिटिंग किया मैंने लंग मेरिडियन में, कोलनेस एंड विंड किया था। हाँ जी। तो उसमें 50% लिफ है थोड़ा, लेकिन कम्प्लीटली खाली मॉर्निंग में ज्यादा हो रहा प्रॉब्लम उनको, खांसी का। मॉर्निंग में हो रहा है ना, तो आपको इसमें विंड चक्रा के साथ ऐड करिए। अभी आप सिर्फ लंग मेरिडियन में ऐड कर रहे थे ना? हाँ, लंग मेरिडियन में, लंग ऑर्गन में भी करूँ क्या? नहीं, लंग मेरिडियन में कर रहे थे, तो उसके साथ मॉर्निंग में हो रहा है ना, तो आप विंड चक्रा, टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो आप विंड चक्रा को भी ऐड कर लीजिए, सेम ट्रीटमेंट। विंड चक्रा विंड चक्रा और विंड चक्रा के साथ मेरिडियन और चक्रा दोनों कंबाइन करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन चैट में तो नहीं रह गया? एक मिनट देख लेता हूँ, फिर मैं त्रिशूल जी के सर। त्रिशूल जी का क्वेश्चन है जी। फॉर किडनी एंड यूबी प्रॉब्लम क्या होता है? लोअर सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन। हाँ, दोनों में प्रॉब्लम है, तो लोअर सेंट्रल बॉर्डर मेरिडियन भी यूज कर सकते हैं, लोअर कोर मेरिडियन भी यूज कर सकते हैं। Gets motion before. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं जैसे जी, देन इस केस में हम लोग यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन या फिर ट्राइजन से जाके यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में जाके काम कर सकते हैं, साथ में लोअर कोर में काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है तो। और अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट में होल्ड एंड करके हेट्रोसिडेशन, ये सब चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं निकाल पा रहे। चलिए मनीषा जी, आप पूछ सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए। सर वो जो एंडोस्कोपी आपने बोला ना, जैसे अल्सर है या फिर खाने के बाद पेट दर्द है या फिर खाने के बाद हेवीनेस रहता है ऑलवेज, तो जब मैं बोलती हूँ किसी को मतलब कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकूं एंडोस्कोपी के लिए, तो वो लोग एंडोस्कोपी कराना नहीं चाहते, बहुत पेनफुल रहता है। पेनफुल, बात सही है, पेनफुल है। तो पूछते हैं कि मुझसे कि कोई और चीज है, कोई सीटी स्कैन करा लूं क्या? तो नहीं, फिर गट का तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी से देखते हैं, बात सही है, पेनफुल है। तो हमें फिर अगर पेनफुल है तो हमें फिर सिस्टम्स पे, सिम्टम्स पे डायग्नोसिस करनी होती है कि उससे समझना होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कई पेशेंट बोलते हैं कि खाने के बाद हेवीनेस है या जैसे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो साइन दिखता है कि जैसे आपने अभी बोला ना कि खाने के पहले ये और खाने के बाद स्टोमक, तो वही प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए मैं जब एंडोस्कोपी बोलती हूँ तो वही एक दो जने सीटी स्कैन से हो जाएगा क्या मैम? नहीं, कुछ सही भी बात है, सही बात है, पेनफुल तो होता ही है, नो डाउट। तो हर कोई चाहता उसका है कोई कि अल्टरनेटिव नहीं है, वी शुड डू एंडोस्कोपी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा नहीं कि मैं खुद भी पेशेंट को अवॉइड करना चाहता हूँ, बट पहले मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आता देन आई विल गो फॉर एंडोस्कोपी। तो ट्राई करिए कि रिजल्ट आ जाए, नहीं आता है देन वी कैन गो। तो नहीं सर, बट ऐसे कैसे फाइंड करें कि स्टोमक में अल्सर है या ड्यूोडेनम में? कोई सिम्टम्स है ना, खाने के पहले या खाने के बाद, उससे उसी से मेन पता चलता जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि खाने के बाद हेवीनेस होता है एग्जैक्टली चेस्ट के नीचे। है। तो फिर अगर हेवीनेस है दैट मीन्स कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जब तक पेन नहीं आता तब तक बहुत जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है एंडोस्कोपी। नहीं, और भी एसिडिटी ये वो हो रही है, हाँ, जैसे मैं बोलती तो हूँ कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए इसके लिए आप एंडोस्कोपी करा लीजिए, तो कुछ लोग तो उसी में रह जाते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि उसमें आपको अगर समझिए अल्सर है तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? मतलब स्टोमक में है तो स्टोमक में ड्राइनेस वो उस पार्ट को जाके। हाँ, तो आप उसको करके देखिए, नहीं रिजल्ट आता है
देखिए एंडोस्कोपी में ज्यादा क्या पता चलेगा आपको, ड्राइनेस से पता चलेगा, बहुत ज्यादा है तो फिर आपको कैंसर की तरफ वो बात की बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर हम ड्राइनेस रेट करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, देन हमारे लिए जरूरी है कि फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, देन वी हैव टू सी। ओके। और दूसरा सर, वेरिकोसिल जो अगर टेस्टिस के पास में रहता है तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट, क्या प्रोसेस? नहीं वही अभी जो हमने बताया, उसमें ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना होता है जनरली, उसमें वेन में जाके आप ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करेंगे तो वेन जाके कम्युनिकेशन सिस्टम ट्राई से ही जा सकते हैं? हाँ, ट्राई से बेटर है। ओके। और सर क्या बोल रही थी सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, सार्कोइडोसिस को जो मैंने पढ़ा है पूरा, जो कि वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और ये एक तरह से इन्फ्लामेशन है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, हाँ हाँ। वैसे ही है, वो भी वन ऑफ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो जनरली सार्कोइडोसिस लंग्स को इफेक्ट करता है, बट साथ में जॉइंट पेन हो सकता है पेशेंट को, बेटा फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जैसा जॉइंट पेन भी हो सकता है। बेटा खाना भी ओके। नहीं खाई ना तूने? तो जैसे आपके आरए, जैसे वो क्लासिफिकेशन जिसमें आरए या क्या फिर बात करने जा फिर तू बेटा? एंजाइलोजिंग है, उन सबका एक क्लासिफिकेशन है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, हाँ जी, उसमें हाँ जी। सार्कोइडोसिस का क्लासिफिकेशन तो नहीं है? सार्कोइडोसिस का क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमने 62 में जो डिस्कस किया था, वो कोलेजनस टिश्यूज के ऊपर हुआ था, राइट। या राइट राइट राइट। हाँ, तो अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, विंड का, हीट का, ये ड्राइनेस का क्लासिफिकेशन हमें मिला था, ठीक है। ओके। तो जब मैंने डॉक्टर वायलेटा से पूछा कि मैम बाकी का क्लासिफिकेशन कहाँ है, तो मैम ने मुझे जो नटालिया मैम का इम्यून सिस्टम है उसके तरफ टर्न कर दिया था, क्योंकि ताकि अब हमारे पास और एडवांस क्लासिफिकेशन मिल चुका है, तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने, मैम ने कोई डिस्कशन मेरे साथ नहीं किया, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन चाहिए हमें अगर 60 पे चाहिए तो, बट अभी क्या है कि और डीप क्लासिफिकेशन मिल चुका है हम लोगों को, तो वो गाबा जी रशिया जाके सीख के आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी गाबा जी सिर्फ कोविड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करें तो आप एक एक डिजीज को इम्यून सिस्टम में ठीक कर पाएंगे। ओके सर। सो जैसे ये लेडी को कभी कभी घुटने में भी दर्द होता है, हाँ। कभी सर्वाइकल की नर्व में भी पेन आ रहा है, ऐसे हाथ में भी, जिसके लिए मैं सार्कोइडोसिस के लिए पूछ रही थी। सो मैंने ऐड किया सर लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम का ऑपरेशन ऑर्डर, बट उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो बाहर से आए हैं, इसीलिए मैं आपसे। हाँ, आप कंसल्टेशन करिए, उनसे रिजल्ट आएगा 100%। इन्फ्लामेशन है ना सर? इन्फ्लेमेशन से डरिए नहीं ना, इन्फ्लेमेशन डिफेंस में भी आ सकता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आप कंसल्टेशन करिए, वो ठीक हो जाएगा। और एग्जैक्ट इन्फ्लेमेशन पे काम करना है तो फिर वो एडवांस इम्यून सिस्टम के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि हम लोग प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स तक भी पहुंच के काम कर सकते हैं वो इम्यून सिस्टम से। हाँ, दिस इज आल्सो इन्फ्लेमेटरी सेल्स। हाँ, तो वो इन्फ्लेमेशन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग शुरू करेंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन शुरू बहुत जल्द। चैट के क्वेश्चंस ले लेते हैं ना। कोविड और ओमिक्रॉन में फ्लटुलेंस प्रॉब्लम्स इंक्रीज अ लॉट। ये कोविड के कारण लॉन्ग स्टे नहीं करना चाहिए, जनरली ये देखना होगा कि वैक्सीन के बाद हो रहे हैं लोगों को, तो वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए गावा जी ने प्रोटोकॉल्स फाइंड आउट किए हैं, तो उसके लिए गावा जी का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। Can we give intention needle on our side if you want to go from to our side? To our side, yes, intention needle use करना होगा शैलेश जी। ये त्रिशूल जी, हम लोग 20-25 नीडल्स लगा सकते हैं, नो इश्यूज, बट हाँ लो एनर्जी पेशेंट के साथ केयरफुल रहना होता है, इसलिए हम लोग एक साथ पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर ये ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं, लाइक दैट, वैसे हम लोग शुरू करते हैं, बट एक बार में इतने पेशेंट नीडल्स लगा सकते हैं। हाँ राहुल जी, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी।
सर ये जो एक्टोपिक किडनी है बाय बर्थ होता है ना सर? हाँ, तो इसमें ट्रीटमेंट में आप कुछ हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को? इसमें उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है? उसको उनको सिस्टाइटिस हो रहा है फिलहाल, और इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में, और ये हाइड्रोसिल बोल रहे हैं उनको लेफ्ट से। आप ये ट्रीटमेंट करके सॉल्व हो जाएगा। और सर ये हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल में फर्क है कुछ? हाँ हाँ, थोड़ा सा फर्क रहता है। सर क्या फर्क है? उसमें एक फ्लूइड में, एक वेन में सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है और उसमें फिर वो हाइड्रोसिल पूरा फ्लूइड में, सैक में फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है। जैसे मेरे पास भी एक पेशेंट आए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाया, वेरिकोसिल है और एक किडनी है, और वही है उनको जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो वेरिकोसिल की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो तो मतलब स्वम काउंटिंग पूरी 0 है, काउंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो ट्रीटेबल है अपने पास से, मतलब हो जाता है पूरा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों प्रॉब्लम के लिए लिवर और किडनी मेरिडियन यूज करना ही है ना सर? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यूज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों। सर हम 10 सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में दे देते हैं, पर जैसे मैं अभी तक यही करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन साथ में, उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट दोनों साथ में करती हूँ। कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रायलिन साथ में कर सकते हैं। नहीं, जैसे सर हमने इंडिविजुअल किया या फिर 6 यूनिट किया, तो यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन तो देते ही हैं, उसके साथ में जैसे एक हाथ में यूनिट किया तो एक हाथ में एडवांस ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन शुरू में नहीं, बाद में ऐड करते हैं ना। बाद में आफ्टर 5 सिटिंग्स। हाँ, और दूसरा सर, अगर ओम में ट्रीटमेंट दिया एक ही हाथ में, तो बैक साइड आर्म में ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिट लेवल पे आप काम कर रहे हैं ओवरऑल एनर्जी के लिए, और हाँ तो कोई मेरिडियन में पेन है, यांग मेरिडियन में पेन है, तो आप हाँ, यांग मेरिडियन में ब्रांच ट्रीटमेंट कर सकते और साथ में ओम दोनों दो एक साथ कर सकते हैं क्या? हैं। नहीं, वैसा नहीं करते। नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, जैसे डॉक्टर मार्टा ने कहा था कि बहुत सारा ट्रीटमेंट एक साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा किस ट्रीटमेंट से फायदा है या किससे नुकसान है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट हो अपने ट्रीटमेंट में, तो धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि हाँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ट्रीटमेंट किया, रिजल्ट आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डायग्नोसिस हमारा सही है, नाउ यू कैन ऐड ट्रायजिन, नाउ यू कैन ऐड ब्रांच, इस तरह से आप कंबाइन कर सकते सर होता क्या है कि एक पेशेंट जब एक प्रॉब्लम तो आता है, बट फिर बाद में 10 प्रॉब्लम अपनी ऐड कर देता है। हाँ। जैसे मुझे सर्वाइकल भी है, मुझे लंबर भी है, मुझे तो क्या पहले बोलते हैं, तो पहले यूरिनल प्रॉब्लम। पहले दिन हमें हिस्ट्री लेनी होती है, और सारा प्रॉब्लम पहले दिन पूछना होता है। आप हिस्ट्री शीट नहीं दे रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। मनीषा जी का आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, उनके नेटवर्क में कुछ इशू होगा। शिवानी जी, आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। आपने जैसे कहा कि खाली पेट या खाने के बाद, लेकिन उनको तो कभी भी प्रॉब्लम होती है, खाली पेट भी होती है और खाने के बाद भी होती है। तो उसमें दोनों जगह हो सकता है अल्सर, स्टमक में और डियोडेनम में, दोनों जगह अल्सर हो सकता है। ओके सर। इसलिए मानस मेरिडियन में मैंने बोला पूरे गट में, या फिर स्टमक मेरिडियन में, डायरेक्ट स्टमक मेरिडियन में एज ए होल डाइजेस्टिव सिस्टम आप ड्राइनेस रिलेट करके देख सकते सर रिपीट सर। हैं। स्टमक मेरिडियन को एज ए होल डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है आपको, और उसमें हाँ ड्राइनेस जी। एक हीट टोन करके देख सकते हाँ सर, ये पहले मतलब खाली इसोफेगस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं। हीट में रेंट किया, मींस इसोफेगस में, तब मैंने हीट टोन किया था तो रिलीफ हुआ था। नहीं, तो अब आपको एज ए होल स्टमक मेरिडियन में एज ए होल करना है, होल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ओके ओके सर, डायरेक्ट वहां जाके हाँ हीट टोन करना है। हाँ, हीट टोन ड्राइनेस रिलेट। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी का क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट से ब्लॉटिंग बढ़ सकती है क्या? अप्लाइड है 30 नीडल्स, 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 18 ऑफ ट्रायजिन,
नहीं, अगर ब्लॉटिंग नहीं बढ़ सकती, अगर डायग्नोसिस सही है, ट्रीटमेंट सही है त्रिशूल जी, तो नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? या फिर आज का डिस्कशन यहाँ रखें, या मीनाक्षी का क्वेश्चन है? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप। सर कितने छोटे बच्चे को हम नीडल लगा सकते हैं? जो बच्चा लेके बैठ सकता है उसको लगा सकते हैं। अच्छा, यानी छोटे से छोटे बच्चे को कर सकते हैं सर नीडलिंग? जनरली हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्लिनिक में हमने 3 से 4 साल तक के बच्चों को भी हम करते हैं। जो बच्चा सर बैठ सकता है, अगर नहीं बैठ सकता है तो दिक्कत होती है, फिर उनको हम लाइट डिवाइस से, कलर से करते हैं। सर मेरे पापा है 92 इयर्स के, तो उनका पैर जल गया है, तो छाले फूट गए हैं सर, और वो उसमें से घाव टाइप आ गया है सर, तो उसमें हम वो रीजनल से जाके सर क्या करना होगा, कौन सी एनर्जी सेट करें? हीट सिरेट, ड्राइनेस टोन करिए, हीट हॉटनेस सिरेट करना होता है बर्निंग के केस। बर्न के केस में हमारा 2-3 ब्लॉक भी आप कर सकते हैं, उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। सो स्किन में जाके हीट एंड हॉटनेस सिरेट करेंगे तो हीलिंग फास्ट। सर थैंक यू सर। सर जैसे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसके बाद खांसी आती है सर, तो वो जैसे ठीक होगा तो खांसी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। राहुल जी पूछ सकते हैं आप। सर ये बार बार खांसते समय जो बलगम आता है तो उसके लिए फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है क्या लंग में, कि कोल्डनेस ही ज्यादा एनर्जी बलगम खांसी के साथ आ रहा है बार बार? देखिए, जो कफ है ना, समझिए ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आप कोविड में ही देख लें, कोविड में क्या होता है, पहले फीवर आता है, राइट? फीवर आने के बाद क्या होता है, फीवर ठीक हो जाता है तो उसके बाद कफ आता है। तो कफ क्यों आता है कि बॉडी, जो फीवर आया, जो उसने वायरस को अटैक किया, किल किया, अब उसको क्लीन करना है। बॉडी को क्लीन करने के लिए वो कफ आता है टू थ्रो द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। अब वहां पे डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक देते हैं, कफ सिरप देते हैं और उसको सप्रेस करते हैं, फिर वो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि हम बॉडी को, डिफेंस मैकेनिज्म को सप्रेस कर रहे हैं। तो कफ से उतना डरना नहीं होता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो एक बार के लिए कफ इंक्रीज हो सकता है, राइट, वो थ्रो करने के लिए, उसके बाद वो फिर वो ठीक हो जाएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है। जनरली सर हेल्दी पर्सन को भी कुछ कुछ को कफ का प्रॉब्लम हमेशा आता है, किसी को नाक में से आता है, किसी को थ्रोट में से निकल के फेंकना अच्छा लगता है। तो उनके लिए फिर म्यूकोजा में काम करना चाहिए क्या? नहीं, अगर एलर्जी है और म्यूकस सेल से म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपको म्यूकस में काम करना है। और अगर कफ निकल रहा है तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन से लीवर को एनर्जी देंगे। होता क्या है कि ब्लड में टॉक्सिन्स रहते हैं, ब्लड से जो टॉक्सिन्स ज्यादा रहने से वो फिर लंग्स में थ्रो करते हैं और लंग्स उसको बाहर करने की कोशिश करता है बॉडी से। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब आप हील करेंगे बॉडी को, एनर्जी को, तो लीवर प्यूरिफाई करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, तो टॉक्सिन्स अपने आप बॉडी से कम होने लगेंगे, तो कफ भी अपने आप कम होने लगता है। तो वहां पे लंग्स में ट्रीटमेंट देना होगा, लेकिन साथ में आपको लीवर को भी सपोर्ट देना होगा। लेकिन अगर आपको राइनाइटिस है, म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे आपको म्यूकस पे काम करना है, वो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन रहता है। ओके सर, थैंक यू। मनीषा जी पूछिए आप। आ रही सर, मेरे हस्बैंड के केस में आपसे बोला था ना, उनको वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वही पूछ रही थी सर। मैं यूनिट पे इंटेंशन निडल डाल के सेडेट यूनिट फियर, 25 यूनिट हैप्पीनेस एंड सेडेट यूनिट सैडनेस कर रही हूँ, साथ में एंजाइटी सेडेट कर रही हूँ। बट वो मैं वही पूछना चाह रही थी कि शैल वी गो टू साइकियाट्रिस्ट, और बट आई डोंट वांट टू पुट एनी मेडिसिन टू हिम, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो स्लीपिंग पिल स्टार्ट की अभी तक वो नहीं जा रही है। साइकियाट्रिस्ट जो मेडिसिन होती है ना, वो कोई आपको क्योर नहीं करते हैं, राइट? आप समझिए, कोई कोशिश करो, वो सिर्फ आपको सुला के रखते हैं, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उससे अच्छा ट्रीटमेंट
अगर आपको सपोर्ट लेना है तो आप बैच फ्लावर का सपोर्ट लीजिए इमोशनल हेल्थ के लिए, वो ज्यादा बेटर है विथ सुजोग थेरेपी। वो मतलब जो जिल उत्साह जाना, ऑलवेज ही लाइक टू स्टे, मतलब चुप रहना या रूम में अकेले पड़े रहना, मतलब वो जैसे ट्रीटमेंट करने से मैं पूछती हूँ क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन पहले से बेटर लग रहा है, बट मुझे वो उत्साह नहीं आ रहा कुछ काम करने के लिए। और डोपामाइन का सिक्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए। सर एक दिन करे थी तो वो पूरा रात नींद नहीं आया, तो कराने से डरते हैं। आप बैच एक ही दिन किया था, बैच फ्लावर ऐड करिए, साथ में आप यूनिट ट्रीटमेंट ऐड करिए तो ठीक हो जाएगा। यूनिट तो कर रही हूँ सर, साथ में एंजाइटी से डेट कर रही हूँ, और पीनियल को ऑपरेशन, पीनियल, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल, ये 3 को ऑपरेशन ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है ठीक है। अभी कितने सिटिंग्स हुए? 3-4 सिटिंग पर, इमोशन के लिए 3-4 सिटिंग हुई है, हो जाएगा, 4-5 हो गई है ऑलरेडी। हो जाएगा। तो वो जो चीज एकदम मतलब बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से कुछ नहीं होना। तो शुड नॉट गो फॉर साइकियाट्रिस्ट ना। सर एक चीज और है कि सर उस दिन जो बाबा जी ने वो कुछ एक वर्ड, मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही थी सर। पीनियल ग्लैंड के बाद उन्होंने कुछ एक चीज बोला था, उसके बाद आप सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जा सकते। इंडोलामाइंस होता है, इंडोलामाइंस एमाइंस ग्रुप का होता है। इंडोलामाइंस उससे फिर उसमें फिर 3 एक होता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन है और नॉरएपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन इज हेटेरो, हाँ, मेलाटोनिन इज होमो, एंड डोपामाइन इज डोपामाइन नहीं, डोपामाइन वहां नहीं आता। डोपामाइन का क्लासिफिकेशन आपने अलग बताया था। हाँ, उसके लिए अभी रुक जाइए। एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड। या ठीक है सर। उन्होंने गावा जी लिख रहे हैं चैट में, उन्होंने वैक्सीन लिया है क्या? हाँ वैक्सीन तो सभी ने लिया। तो फिर वो गावा जी जैसा कह रहे हैं ऑनलाइन उनसे ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं, ये भी एक रीजन है, ये इस पे मैंने आप क्वेश्चन नहीं पूछा है, बिकॉज वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है, साइड इफेक्ट हो रहा है लोगों को और बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, उसको हम लोग तो ट्रीटमेंट। वैक्सीन तो सर सबने ही लिया, तो उनको ही क्यों डिप्रेशन है? सबका अलग अलग है ना, सबका बॉडी का वीक पॉइंट अलग है, उसको हिट कर रहा है, समझे कोई? किसी को, मेरे एक फ्रेंड है एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनसे बात हो रही थी, वो जनरल फिजिशियन है, कि लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने जितना जॉन्डिस का केसेस नहीं देखा है उतना केसेस जितना कि उन्होंने अपने 10 साल के प्रैक्टिस में नहीं देखा, उतने केसेस उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में देखे हैं जॉन्डिस एंड वर्टिगो के। सो हो रहे हैं प्रॉब्लम्स लोगों को, आप लोग नहीं नोट कर रहे हैं। फीमेल्स को एंडोक्राइन इश्यूज हो रहे हैं बहुत, और बहुत इश्यूज हो रहे हैं, मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा हूँ, बिल्कुल हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। इसलिए मे बी ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने में आपको टाइम लग रहा है। डोपामाइन का सिक्रीशन शायद ना सर मैंने रात की 8-9 बजे किया, मेरे को लगता है उस टाइम पे करती हूँ तो कुछ शायद कोई एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो इसलिए हुआ होगा। तो अभी मैं शाम की 5-6 बजे ऐसे दे रही हूँ, तो थोड़े बेटर है। डोपामाइन का नहीं किया मैं, सिर्फ ये 3 चीज जो आपने बताया ना, यूनिट में इंटेंसिव डाल के इमोशंस में, एंड एड्रिनल, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल, इनको ऑपरेशन ऑर्डर डाल रही हूँ। ठीक। और आप अपने पेशेंट में हिस्ट्री शीट यूज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, बट मैं ही पूछती हूँ। हाँ ठीक है, उसको यूज करिए तो पहले दिन ही सारी हिस्ट्री मिल जाती है सर, बट दे डजंट वांट टू गिव टाइम आल्सो, एंड उन लोग को लगता है कि हम और बहुत दूर से आते हैं, दे मतलब लगता है कि उन सारा चीज, मैडम आज इसका चीज का नहीं किया, मैडम आज उसका नहीं किया, मतलब इसलिए थोड़ी नीडल्स ज्यादा ही हो जाती है, और कुछ लोग आउट स्टेशन के भी रहते हैं ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ कवर हो जाए। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन दिन ऐड रहता ही है, उसके साथ में
एडवांस ट्रीटमेंट ऐड रहता है। और सर मेरा आपका कैसा? हेलो सर एक दिन परफेक्ट रहता है और एक दिन नहीं रहता है। आई एम डूइंग माई ऑल बेटर, जो करना कर सकती हूँ सब कर रही हूँ। 40 मिनट्स का वॉक इवनिंग में, नाइट में, एंड हर्बल्स में भी ले रही हूँ। एक दिन अच्छी नींद रहती है, एक दिन नहीं रहती। अब जिस दिन नहीं आती उस दिन पूरी होल नाइट नहीं आती है। ठीक है, पहले यही हुआ, पहले बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट वही एक दिन ठीक रहेगी, एक दिन नहीं रहेगी। ठीक है, और 1 वीक करिए, आपको उससे रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, डोपामाइन के लिए हम लोग को एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करना होता है। अगर आप इसके लिए हम लोग डिटेल मिलेंगे, लेकिन अगर आप हमारा एड्रिनल फटीग का ब्लॉक करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम पे हम लोग प्लान करेंगे। गाबा जी से मैं बात करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके पहले एंडोक्राइन सिस्टम पे हम लोग प्लान करते हैं कोर्स। गाबा जी सही कह रहे हैं, साइड इफेक्ट काफी आ रहे हैं लोगों को वैक्सीन के। हाँ, कर सकते हैं त्रिशूल जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सिर्फ ट्राइजिन कर सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ट्राइजिन यूज करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ सिस्सी यूज करते हैं। हम लोग दोनों कंबाइन करते हैं, कर सकते हैं, बट हम लोग बेटर रिजल्ट देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जनरली दोनों चीज कंबाइन करते हैं। जी, और किसी का क्वेश्चन है या फिर हम लोग आज का मीटिंग यहाँ कंक्लूड करें? कंक्लूड कर सकते हैं सर। त्रिशूल, कुछ क्वेश्चन है त्रिशूल जी का? नहीं, ये धीरे धीरे ऐड करना होता है त्रिशूल जी। आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सिम्टम्स देख देख के हम लोग ऐड करते हैं। ड्रीम प्रॉब्लम लीवर एंड किडनी के कारण होता है। हाँ, दोनों ट्रीटमेंट, इम्यून सिस्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरिडियन का ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। ट्राइजिन में एक ही जॉइंट पे 2 ट्रीटमेंट आता है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे इमोशंस में हम लोग जनरली होमो या हेट्रो इमोशंस के साथ न्यूट्रो इमोशन को कंबाइन करते हैं, तो एक ही जगह आता है, तो हम लोग कर सकते हैं उसको, नो इशू। कैप्टन राव, आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप। Smile evening, sir. जी, स्माइल इवनिंग। This is regarding this degenerative lumbar spondylitis Yes, with yes. field spinal canal stenosis. Mm-hmm. As a result, the person around 30-35 years old, his left leg is dragging. He is not able to heel, maybe pain hai. I have interest through the wind and liver meridian, but I did not get the desired results. That, and he is a young athlete, plays a lot of games and other things. So I was not able to go further on this thing. Okay. So it is generally if stenosis is there, then definitely we have to use diamond energy system, lower core meridian diamond energy system. Okay. Homosedation with homosedation in lower core meridian. This is very must. We have to add it. Okay. Then from constitution, we need to sedate coldness. If it is dragging the leg, that means there is too much blockage. Yes. So we have to sedate coldness from the constitution. And if you cannot find out constitution, you cannot do constitution, then try to find out which meridian is affected, and in that meridian, whether GB or UB. So in that meridian, we can do coldness and dryness sedation along with coldness dryness sedation. Okay. And sometimes we have to go do renting if you cannot find out. Generally, we do first constitution, then we do dance, then we do
the renting process. So renting, we have to reach to the lumbar area. And if you have the MRI report, then we can find out if there is a bulge in L4, L5 or L5S1. So in that vertebra, we can reach and then we can do that. Okay. So another case is a chronic diabetic, around 20-25 years old diabetic patient. Body muscles are fluctuating. As a result, in summer, his upper lips only are sweating. An upper lip area, that below the nasal area, only when it comes, his sodium levels decrease and he is in a lot of discomfort. Is it because of the chronic diabetic, this thing, immune system weak, or how we can boost him? So he is having sweating in the upper lips, and what are the and what are the other symptoms? Weakness, general weakness, and okay. So he's taking insulin or only medicine? Insulin. Oh, insulin. So at that time you check the sugar level. Okay. Because if patient is on insulin and patient is having weakness, all these kind of symptoms, there is maximum chance of hypoglycemia. Sugar level, sugar level. Okay. The biggest side effect of insulin. Okay. So at that moment, you just check the sugar level, and accordingly we have to adjust. And if he is on insulin, and from last 35 years he is on diabetes, then see, for diabetes we have to do the treatment. Okay. If he is diabetic, then first we have to solve the diabetes problem. Otherwise, this is all the complications of diabetes or medication or insulin. So we have to know how to treat diabetes. This is very got it. Okay. Another question, sir. Right hand, only right hand shivers. All other extremities are okay except for the right hand. When he extends his hand only, it shakes. When he keeps it in the normal condition, it does not shake. The age is around 60. Only one hand he shakes. How long is he suffering? It's just about 3-4 months. So see, this is the wind symptoms. So see, we have to know the root cause definitely, but you can get wind from the constitution. Wind, okay. Yeah, wind from the constitution. Or you can check if there is any issue with the cervical or not. And okay. And then we can if you know when you learn advanced triarogen, then we can work on the dopamine level, because sometimes because less dopamine, this Parkinson's like symptoms appears. Okay, so for that we need advanced treatment. But I think if it is 3-4 months old problem, then I think if you sedate on the constitution or you work on the cervical, it will help. Even PNST. Do you know PNST? Have you learned PNST? No. PNST also gives very good result in this nervous problem. So for PNST, you can contact Gulati ji. Okay, I'll do that. PNST is also very helpful. When we know the advanced treatment on a triology, till then we use PNST with the 6. Okay, thank you. चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं. किसी वजह से अगर छोटी हो गई हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है. छोटी कैसे हुआ ये देखना होगा. अदरवाइज आप छोटा हो गया है तो आप अपर कोर मेरिडियन, मानस मेरिडियन, अपर मानस मेरिडियन में होमोसिडेट करके हेप्रोटोन करेंगे तो ठीक हो जाना चाहिए. पेशेंट को निडल लगाने के बाद अगर कोई दूसरा पेशेंट नहीं है तो उस टाइम में ट्रीटमेंट के अलावा भी थिंकिंग चलते रहती है, तो ट्रीटमेंट कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ नहीं पा रहा हूँ. शैलेश जी, आप आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राहुल जी पूछ सकते हैं. शैलेश जी आप अनम्यूट आके क्वेश्चन पूछें, बेटर रहेगा. हाँ, राहुल जी पूछ सकते हैं. सर, ये जो साइकाट्रिक से प्रॉब्लम रहता है, इसमें बैच फ्लावर ने आपने जो बताया आगे, तो बैच फ्लावर को कैसे यूज करें सर? तो बैच फ्लावर का कोर्स करना होता है. जनरली क्या है, मैंने अपने टीम में थेरेपिस्ट रखे हुए डिफरेंट मैसिव सुजोग ही करता हूँ.
तो अगर आप देखे होंगे तो हमारे ब्लॉग, एक जो थेरेपिस्ट उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था ऑन बैच फ्लावर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, वो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करके मेडिसिन सेंड कर देते हैं। सर ये बैच फ्लावर के जो मेडिसिन होम्योपैथी में मिलते हैं वो भी अच्छा रहेंगे लेने के लिए? अच्छा है, बट हमारे पास जो है वो यूके के मेडिसिन ही मंगवा के उसको यूज करते हैं, वो भेजते हैं, तो बट इंडिया में लोग करते हैं। थेरेपिस्ट जो हमारी थेरेपिस्ट है वो यूके सर्टिफाइड है, इंडिया में भी बहुत सारे कोर्सेज लोग करते हैं, बट जो बेस्ट है उनको यूज करना चाहिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सर शैलेश जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, शैलेश जी आप पूछ सकते हैं। सर जब पेशेंट को नीडल्स लगाते हैं और दूसरा पेशेंट कोई है नहीं, वो 20 मिनट के अंदर अगर बहुत सारे थिंकिंग माइंड में आती रहती है तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर? नहीं, कुछ आपका माइंड में थिंकिंग आ रही है ना? हाँ सर, कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट इसलिए। एक्चुअली क्या है, जब आप निडल लगा रहे हैं ना, उस टाइम हमें न्यूट्रो स्टेट में रहना होता है। अच्छा। हाँ, उस टाइम उसका आपने निडल फिक्स कर दिया, अपना काम किया, देन वो आपका कनेक्शन पेशेंट से कुछ नहीं रहा। अब आप कुछ भी सोच रहे हैं उससे पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आप जब निडल लगा रहे हैं उस टाइम आप न्यूट्रो स्टेट में रहे, प्रेजेंट में रहे, कुछ नहीं सोचे। ठीक है सर, थैंक यू। महालक्ष्मी जी आप पूछ सकते हैं। Good evening, sir. Yes, ma'am. A friend of mine has a severe headache, sir. She is taking tablets and all. It is not getting reduced from so many days she is having. She is around 36 or 37 years. But she is very, very busy, and all the time she'll be a workaholic, like, all the time on the pressure. And whenever she has severe, earlier it was not that much. Now she is having. I gave her, I know, up to 6 keys, and also I know PNST, sir. In 6 key, I have given sedation of K combined for her. Not much. One day it got reduced, again it is there. But she cannot take rest, and she cannot avoid using mobiles and all, sir. That is her condition because of her work situation. What can I do for her, sir? You are doing sedation of K combined. That means you are using 5-element treatment. 6 key. I have done 6 key. Sedation of K combined means it is not 6 key. So sedation of K, tonification of B, and tonification of C, and then sedation again on J. This is 5-element. This is 5-element. Okay. This is not 6 key actually. I think you have learned 6 key long back. Yes, I have learned long back. Yes. Long back. Actually, earlier we used to do all these things, sedation of K combined, you told. So, but when you have learned 6 key? In Hyderabad, sir. You are from Hyderabad. So actually in Hyderabad, all teachers were practicing this only. I know. But this 6 key has been introduced in 2008, 9. I have learned in around 2015 or 16, sir. Very bad. Actually, this new 6 key has been introduced in India in, I remember, 2008. Okay. 2008. But many teachers are still practicing 5-element. This is 5-element, not 6 key. Not okay, 6, sir. Not 6 key. 6 key is totally new. If you want to understand the difference between 5-element and 6 key, then you can go through the blogs on my website. You'll be able to understand. On my blog on my website. Okay, sir. Even in Sujok Global YouTube channel, one video has been shared in which was explaining why we should move from 5-element to 6 key. That was professor's words. Okay, sir. Listen to the professor's word, you will understand what is the difference between 5-element and why we should upgrade ourselves to 6 key. Okay. I'm not saying that we are not getting result with the 5 key. I was also using before 2008-9. I was getting, but slowly and gradually I shifted, because at that time Dr. Varatas told you should upgrade yourself, because this is a higher version. A professor has upgraded means many years before, so we should upgrade ourselves.
So at that time I was shifted myself, changes my practice, and I am now using only 60. We are practicing 60, even recent 61, and after 2015 I think was introduced in the ISA syllabus and everything. We are not teaching 5 elements. We are not teaching 5 elements. So that's why in some I have cases, learned PNST from you only, sir. I have undergone the training. I have attended the classes of PNST of yours. Oh, you attended PNST, then you have to attend 60. Because it is totally different. If you go through the blogs, then you can understand what is the difference between 5 and 60. And many people in our group, if we talk to Manisha ji, she is from Hyderabad. She was also practicing 5 element, I think, and after learning, she is doing well. So in Hyderabad people, you can talk to Gandhiji. Okay, sir. She's from Hyderabad. I didn't know. Yeah, Manisha is from Hyderabad. There are many students from Hyderabad. Okay, sir. Even MEG is from Hyderabad. I think you know MEG? No, sir, I don't know. Okay. So Manisha, you can take the Manisha ji's number and you can talk to her. She will guide you. I'll do that. Okay, sir. Can you suggest me anything, sir? Because she's going to come to me now. Yeah. So, what will you do, sir? See, if you, for the time being, you can do one thing. Yes, sir. Till now we are practicing 60 now, so my advice is only on this. You can try axial treatment. Pardon, sir? Axial treatment means, say you can try GB wind sedation, stomach humidity tonification. Okay, sir. Okay, and in some cases you can try GB coldness sedation, stomach hotness tonification also. Okay, sir. Okay, sir. Axis like. Yeah, axial treatment. Okay, when we sir. don't know the constitution, we do this axial treatment. Okay, sir. And I can do one set one time, no, sir? Or I can do both? Yeah, one treatment one time. Okay, sir. So today, shall I try GB coldness and hotness? Because her brain was a little dull and all. Start with wind. Start with wind, okay. Or you can be in touch with Manisha ji. Manisha ji, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, इनके केस के बारे में नहीं, पूरा डिटेल्स ही नहीं मालूम है मुझे। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, हम लोग ऐसे एडवाइस नहीं कर सकते ना, सिंस एक्चुअली जब से आपका 6 की वी अटेंड है ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। Exactly. So आप local people, you can talk and you can discuss. You can make a group in the Hyderabad and you can discuss. Yes, sir, definitely. Manisha ji, if you can share your number, I'll be thankful to you. Your name is? I am Mahalakshmi. Okay. ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ। या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वो कॉपी कर लेंगे। ओके, ठीक है सर। सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। पूछिए, फिर लास्ट एक शिवानी जी का भी हैंड रेज है, उनसे पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट आ रहे हैं, उनको भी 1 साल से बहुत सपने आ रहे हैं। He used to sleep, नींद आ रही है लेकिन सपने कंटिन्यूस है। तो मेरे ट्रीटमेंट से कुछ चीजों में बहुत फायदा हुआ, बट ये सपने वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है। सपने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, मतलब उनको बहुत एंजाइटी है। ही सेड कि मैं जो सुबह उठता हूँ तो थका हुआ उठता हूँ। वो एक बहुत अच्छे हॉटनेस एनर्जी वाले इंसान थे। अभी उनको मतलब 65 72 हो गए, रिटायर्ड हो गए। एंड अपने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते थे। सडन 1-1.5 साल से ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट पड़ा रहना मन करता है, एक्टिव नहीं हूँ। तो मैंने यही बोला कि मतलब जिस उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखी तो वो सेटिस्फेक्शन शायद उनको नहीं आ रहा है, या किसी ने कुछ बोला होगा कि अब आप एज होल्ड हो गए, अब आपका नहीं चलेगा, ऐसा कुछ। आई डोंट नो। उनको तब से मतलब एक तो ये क्वेश्चन है कि उनका कि सपने बहुत आते हैं मुझे, और दूसरा कि मतलब डिप्रेशन टाइप का चीज है कि कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, पड़ा रहता हूँ बस। इमोशन ट्रीटमेंट आपने ऐड किया? हाँ सर, वही है, यूनिट पे काम कर रही हूँ और यूनिट में ही इंटेंशन नीडल ऐड किया। बट जो रिजल्ट मेरे आते हैं सबके साथ में 5-6 सिटिंग में ही इमोशंस में पीपल आर लाइक बूस्ट अप हो जाते हैं। इनका ये सपना खत्म नहीं हो रहा। अब लीवर पे ब्रांच करके देखिए ना। कोल्डनेस सेडेशन
हाँ 25 का हीट हॉटनेस 25 का। लीवर में ही खाली? हम्म। सर ये सपने आने का कारण क्या रहता है? वीक लीवर एंड किडनी। वीक, तो किडनी भी कोल्डनेस सेडेशन करना कर सकते हैं, एक बार ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए ना, उससे पता चल जाएगा ऑर्गन वाइज। पूरा फंक्शन टेस्ट? हाँ लीवर फंक्शन, किडनी, सीवीपी। ठीक है सर। और सर जॉन्डिस का सिम्टम्स का क्या प्रोटोकॉल, मतलब लीवर में जो एनर्जी है उसको टोन करना है? हाँ ह्यूमिडिटी एक्सेसिव रहता है, लीवर वीक होता है, तो विंड टोनिफिकेशन ह्यूमिडिटी सेडेशन करने से नॉर्मल जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अच्छा, एडवांस ट्रीटमेंट रेट ह्यूमिडिटी 25 मिनट। हाँ। पहले लीवर की एनर्जी को टोन करना है और फिर, ठीक है, थैंक यू। लास्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, शिवानी जी आप पूछ सकते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे हम लोग आज का मीटिंग। सर एक बच्चा है 12 साल का और उसको अपर बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है और हाथों में इतनी स्वेटिंग होती है कि वो 5 मिनट हार्डली लिखेगा, रिटर्न वर्क करेगा और उसको स्वेटिंग हो जाएगी और वो लिखने से डिनाई कर देगा, मैं नहीं लिखूंगा, मुझसे नहीं लिखा जाता, मेरे हाथ गीले हो गए बिल्कुल। सर इसका क्या रीजन है? कब से हो रहा है सर? सर वो बर्थ से उसको स्वेटिंग है, बर्थ बाय बर्थ। एक्चुअली बचपन में बहुत बीमार पड़ा था, 1 साल का था जब निमोनिया हुआ था, तो उसके बाद से काफी मेडिसिन वगैरह उसने ली थी, तो उसके बाद से उसको इतनी स्वेटिंग है बहुत ज्यादा अपर बॉडी में, मतलब टांगों वाले एरिया में नहीं रहेगी, टांगों से ऊपर ऊपर पूरा भीग जाएगा, स्पेशली चेस्ट है, फेस है, हाथ है। मतलब अब तो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो लिख ही नहीं पाता है, मतलब लिखना चाहता भी नहीं है और फिर लिख नहीं पाता है, तो अभी हैबिट पड़ गई नहीं लिखना है। डायग्नोसिस करना होगा फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बचपन में मेडिसिन काफी लिए हैं तो लीवर वीक होने के चांसेस होती है। अपर बॉडी में डायफ्राम के ऊपर या फिर कहाँ से? सर अपर बॉडी में डायफ्राम के ऊपर भी ज्यादा है, बट डायफ्राम के नीचे भी है, टांगों से ऊपर। टांगों से ऊपर? हाँ टांगों से ऊपर, बट डायफ्राम के ऊपर तो बहुत ही चेस्ट एरिया में, गर्दन में बहुत स्वेटिंग रहती है, फेस पे थोड़ा सा वो मूवमेंट करता है और तुरंत फेस, और आर्मपिट से बड़ी पंजेंट स्मेल आती है जो पहले नहीं थी स्मेल, अब कुछ सालों से आने लगी, 2 साल से। स्मेल का मतलब है कि बॉडी में टॉक्सिन्स है और लिम्फेटिक सिस्टम क्लॉग्ड है, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन सही नहीं है, इसलिए टॉक्सिन्स है बॉडी में और इसलिए बैड स्मेल आ रहा है। तो लीवर इज वीक, लीवर एंड स्प्लीन इज वीक। तो मे बी आप लीवर एंड स्प्लीन के ऊपर काम करें तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट स्टिल हमें ब्लड टेस्ट करके कुछ डायग्नोसिस करके रूट कॉज फाइंड आउट करना होगा। क्यों उनका लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ है? सर नहीं। एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी और इंसुलिन फास्टिंग पीपी ये करा के देख लीजिए। वेट कैसा है बच्चे का? वेट भी सर ठीक है, वेट तो अभी ठीक है, कोरोना काल में अच्छा हो गया, पहले वीक था। हाइट नहीं है सर, जो मतलब नॉर्मल हाइट होनी चाहिए वो नहीं है उसकी, कम है, अपने जैसे अपने साथ के बच्चों में क्लास में सबसे छोटा है। ये टेस्ट करा लीजिए, बाकी आप लीवर स्प्लीन के ऊपर काम करके देखिए। एक्चुअली बर्थ रेट अच्छा था उसका, 3.5 था शायद, बट बाद में वही निमोनिया हुआ, उसके बाद से वो वीक हो गया, और वो वीक फिर मतलब काफी सालों तक ऐसे ही चलता रहा, और मतलब वेट बढ़ता ही नहीं था उसका, 4-5 साल तक वेट इंक्रीज ही नहीं हुआ, 10 kg पर ही वेट रहा। फिर बाद में थोड़ा बढ़ा, ये कोरोना काल में क्या हुआ कि घर पे ही रहे बच्चे, बाहर नहीं निकला, तो उस समय वेट इंक्रीज हो गया था, तब थोड़ा फैटी हो गया था, बट फिर दोबारा जैसे ही थोड़ा कोरोना कम हुआ तो वो बाहर साइकिलिंग वगैरह बच्चों में खेलना स्टार्ट किया, तो वेट तो ठीक है बट हाइट नहीं। बहुत गुस्सा है, एंगर बहुत ज्यादा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें हार्मोनाइज करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन निकालना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हार्मोनाइज करने से काम हो जाना चाहिए, बट एक बार ब्लड टेस्ट करके देखिए लीवर कहीं वीक ना हो। अच्छा सर, लीवर का और आपने और कौन से बताए थे सर? सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड इंसुलिन फास्टिंग पीपी। ठीक है सर। आज का मीटिंग यहाँ कंक्लूड करें? जी सर। स्माइल, थैंक्स सर।
Smile. Thank you, sir. Right.